सो है एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आपका, वेलकम है आपका सर, वार्म वेलकम है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। सर मेरा नाम है सीए संजय गिलरा और आज हम आपके लिए लेके आए हैं चैप्टर नंबर 5 का डिटेल वीडियो। चैप्टर नंबर 5 सीए फाइनल ऑडिटिंग का चैप्टर नंबर 5, जिसका नाम क्या है सर, मॉड्यूल 1 में मिलेगा आपको। चैप्टर नंबर 5 है जिसका नाम है सर ऑडिट एविडेंस। बड़ा ही ज़बरदस्त चैप्टर है, छोटा सा चैप्टर है, 32 पेजेस के अराउंड का चैप्टर है। फटाफट से ख़त्म करेंगे, बढ़िया चैप्टर है एकदम। एंड एक चीज़ मैं बता दूं, शुरुआत करने से पहले एक चीज़ मैं बता दूं आपको, चैप्टर नंबर 1 से लेके चैप्टर नंबर 4 तक स्टडी मटेरियल से आईसीआई के स्टडी मटेरियल एज पर न्यू सिलेबस हम लोगों ने वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। आपको मेरी प्लेलिस्ट भी मैंने बना रखी है, उसके अंदर आपको चैप्टर नंबर 1 से चैप्टर नंबर 4 का वीडियो आपको मिल जाएगा। चैप्टर नंबर 5 हम स्टार्ट कर रहे हैं, मोस्टली ये 2 पार्ट्स में रहेगा, वो भी खत्म हो जाएगा। चैप्टर 6 एंड 7 आपका फटाफट आपको मिल जाएगा। सो मेजरली जो एसेस कवर थे वो ऑटोमेटिकली सारे आपके हो जाएंगे। सो चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 7 बेसिकली मॉड्यूल 1 आपको पूरी की पूरी यूट्यूब पर पूरी की पूरी एसएम वर्ड टू वर्ड हम लोगों ने पढ़ा है और हम लोगों ने समझा है कि व्हाट इज़ द कॉन्सेप्ट एंड व्हाट इज़ द थिंग्स बिहाइंड द एसेस। सो ये हम लोगों ने एक काम किया है। दूसरा हम लोगों ने हाईलाइट करा है। एक खाली चीज़ मैं बता दूं कि काफ़ी सारे जो बच्चे हैं मेरे जो वीडियोस देखते हैं उनको पता नहीं होगा, मैंने एक कॉमन पोर्टल करके ग्रुप बना रखा है जहाँ पे मैं रेगुलर वीडियोस के, मेरे यूट्यूब वीडियोस के अपडेट्स देता हूँ। सो उस ग्रुप में जुड़ने के लिए आप मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हैं 7990722766 पे। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है जो मैंने पर्टिकुलरली वीडियोज़ के लिए बना रखा है। सो वहाँ पर आप मुझे सर डीएम कर सकते हैं कि सर आई वॉन्ट टू ज्वाइन योर व्हाट्सएप ग्रुप। सो वहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हैं। एक मैं आपको ये बात बता दूँ, ये जो ऑडिट एविडेंस, ये जो चैप्टर है ना, इसके अंदर हम लोग सर क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सर इसके अंदर हम लोग पढ़ने वाले हैं एसए 500 जिसका नाम क्या है ऑडिट एविडेंस, एसए 501 जो स्पेसिफिक कंसिडरेशन फॉर सेलेक्टेड आइटम, 505 एक्सटर्नल कन्फर्मेशन, 510 इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट ओपनिंग बैलेंसेस, 530 ऑडिट सैंपलिंग एंड 550 रिलेटेड पार्टीज। वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि अपन यहाँ से पूरा एसएम तो पढ़ेंगे, लेकिन साथ साथ में एडवाइजेबल है कि आप जो मेरी प्रायर यूट्यूब वीडियोस है, मैंने पर्टिकुलर हर एक इंडिविजुअल ऐसे पे जो ऐसे 500 की सीरीज़ है उसके ऊपर डाल रखी है, तो आप वहाँ पे भी जाके उसको देख सकते हो। आपके लिए ईजी रहेगा थोड़ा समझना भी, क्योंकि वहाँ पे और ज़्यादा डिटेल में है, डिटेल में भी है। जो प्रीवियस ईयर के आरटीपीज, एमटीपीज एंड पास्ट ईयर के जो क्वेश्चन पेपर में जो टॉपिक्स पूछे गए हैं वो वहाँ पे कवर्ड है। यहाँ पे भी काफ़ी सारे कवर्ड हो जाएंगे, लेकिन एडवाइजेबल है कि एक बार वो भी जाके देख लो। 15 से 20 मिनट की रहेगी तो आपका चैप्टर थोड़ा और इजी हो जाएगा, और ये इंपॉर्टेंट भी है चैप्टर। सो अपने को इसमें ध्यान से पढ़ना है। अब इसमें आईसीआई ने क्या किया है कि फ्लो चार्ट में तो सारे ऐसे समझा दिए, और अंडरस्टैंडिंग टेस्ट योर क्वेश्चन, अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन, टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग, फिर आपके क्वेश्चंस, थियोरेटिकल क्वेश्चंस और एमसीक्यू केस सिनेरियोज इसमें भर भर के डाले हुए हैं। तो अपना ज़्यादा फोकस जो रहेगा वो नो डाउट एसएम पे रहेगा। पहले एसएम अपन ख़त्म करेंगे। मैं आपको मेरा प्लान बता दूं, मेरा प्लान ऐसा है कि सर फरवरी 15 और मैक्सिमम फरवरी एंड तक, फेब एंड तक आई विल कंप्लीट स्टडी मटेरियल मैं आपको कंप्लीट करवा दूंगा, मेरे वीडियोस मिल जाएंगे आपको। एसएम के बाद हम लोग क्या करेंगे, मार्च से 1 मार्च और फर्स्ट वीक ऑफ मार्च से हम लोग क्या करेंगे, जितने भी एसएम के हर एक चैप्टर में क्वेश्चन की एक सीरीज है वो अपन शायद पढ़ने की कोशिश करेंगे। मेरा एक्सपेक्टेशन ऐसा है कि मार्च के अंदर मैं सारे जितने भी क्वेश्चन है, जैसे चैप्टर 1 है, चैप्टर 1 के अंदर टेस्ट और अंडरस्टैंडिंग के क्वेश्चन रहेंगे और आपके एमसीक्यू केस सिनेरियोज रहेंगे, तो वो मैं कवर करता चला जाऊँ। फिर मैं क्या करूँगा, अप्रैल के अंदर आपको पर्टिकुलर एसएस के रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस पिछली बार में पूछे गए वो आपको ताकि हेल्प हो जाएगी, क्योंकि एसएस ज़बरदस्त मार्क्स स्कोर करने वाले हैं, स्कोरिंग रहेगा। फिर प्रोफेशनल एथिक्स हो गया, उस पर अपन बार बार रिविजनरी वीडियोस डालेंगे। अभी सर अगर आपका कुछ बच्चे ऐसे होंगे कि सर हमको तो लाइव ही समझ आता है, तो लाइव समझने के लिए अभी आप मेरे को व्हाट्सएप पे मेरे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करो, डिस्क्रिप्शन में भी लिखा हुआ है। सो आपको मैं क्या करूँगा, लाइव क्लासेस की भी लिंक दे दूंगा, फ्री ऑफ कॉस्ट है एज ऑफ नाउ टिल डेट। अभी हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट बैचेस चला रहे हैं। सो किसी बच्चे को सर आप मेरे को याद करवा दीजिए, खाली आप मेरे को 1 घंटा 1.5 घंटा दे दीजिए, और मुझे एसएम और जो भी टॉपिक्स है, जो भी आपको लगता है कि एग्जाम के लिए रेलेवेंट है, वो मुझे वर्ड टू वर्ड आप याद करवा दीजिए। खाली आप मेरे लिए इतना कर दीजिए, तो वो भी हम लोग आपके लिए कर देंगे। सो चलिए फ्रेंड्स, विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ टाइम, सिंस आई हैव डिवोटेड 5 मिनट्स of this video,
इन डिस्कसिंग दीज थिंग्स। सो मैं आपको वीडियो स्टार्ट करते हैं अपन। सो सर ऑडिट एविडेंस का रहेगा, पढ़ने का मैंने तरीका बता दिया, स्टडी मटेरियल पढ़ेंगे, वर्ड टू वर्ड पढ़ेंगे, जो काम का नहीं रहेगा वो हम इग्नोर करेंगे। सो सर ये केस स्टडी है, इसको डिलीट मारो, ये कुछ भी काम की नहीं है एज ऑफ नाउ, अभी कुछ भी काम की नहीं है। अभी हम लोग डायरेक्टली जंप कर रहे हैं हमारा SA 500 ऑडिट एविडेंस। सर व्हाट इज ऑडिट एविडेंस, क्या होता है ऑडिट एविडेंस, वो हम लोग समझेंगे एंड इसके क्वेश्चन सोल्व करेंगे। सो SA 500 ऑडिट एविडेंस पे अपन जंप करते हैं। सर ऑडिट एविडेंस होता क्या है, देखो SA 500 डील किससे करता है, विद द ऑडिटर रेस्पॉन्सिबिलिटी टू design and perform audit procedure to obtain sufficient and appropriate audit evidence to draw reasonable conclusion on which to base the auditor opinion। ऑडिटर का जो ओपिनियन किस पे बेस्ड होगा, सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, उसको कुछ कंक्लूड करना है। आज मुझे पता है कि भाई मेरे फाइनेंशियल ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहे या नहीं दे रहे, तो मुझे वो कंक्लूड करना है कि ट्रू एंड फेयर व्यू है या नहीं है। तो उसके लिए मुझे क्या लगेगा, सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस का हमने पिछले चैप्टर नंबर 4 में पढ़ा था कि इसका फैक्टर कौन बताता है, कि कौन सा ऐसा फैक्टर है जो बताता है कि भाई सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस है, रिस्क ऑफ मटेरियल मिस ट्रीटमेंट। सो एक चीज ध्यान में रखना कि भाई SA 500 डील किस लिए करेगा, कि ऑडिटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसको ऐसे ऐसे प्रोसीजर परफॉर्म करने ताकि वो सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस प्राप्त कर सके और ड्रॉ कर सके रीजनेबल कंक्लूजन, जिसके ऊपर उसका क्या है, ओपिनियन बेस्ड है। ठीक है ना। सो ये रीड ओनली पैरा है, आप इसको रीड ओनली करके छोड़ सकते हो। अब सर ऑडिट एविडेंस होता क्या है, ऑडिट एविडेंस क्या होता है सर, इंफॉर्मेशन यूज्ड बाय द ऑडिटर इन अराइविंग एट द कंक्लूजन, दोज इंफॉर्मेशन विच हेल्प हिम टू अराइव एट द कंक्लूजन ऑन विच उसका ओपिनियन इज बेस्ड, जिस पे ऑडिटर का ओपिनियन बेस्ड होता है, जिससे वो कंक्लूड करता है, ऐसी इंफॉर्मेशन को ही क्या बोलते हैं हम लोग, ऑडिट एविडेंस। ऑडिट एविडेंस इंक्लूड बोथ इंफॉर्मेशन कंटेंट इन द अकाउंटिंग records underlying the financial statement and other information। देखो ऑडिट एविडेंस है ना, वो इंक्लूड बहुत इंफॉर्मेशन करता है, जो फाइनेंशियल में लिखी हुई है वो, जो फाइनेंशियल्स के बाहर है वो भी। सो सर ऑडिट एविडेंस में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। सो सबसे पहला हो गया आपका स्कोप क्या है इस ऐसे का, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑडिटर, इंफॉर्मेशन टू बी यूज्ड एज ऑडिट एविडेंस, ऑडिट प्रोसीजर टू ऑब्टेन ऑडिट एविडेंस एंड इनकंसिस्टेंसी इन डाउट्स ऑफ रिलायबिलिटी ऑफ ऑडिट एविडेंस। इसमें कुछ टॉपिक्स, मैं अभी भी बोल रहा हूँ, कुछ टॉपिक्स कमी है, कुछ टॉपिक्स नहीं है जो प्रीवियस सिलेबस में पूछे जाते थे, लेकिन ICAI ने आपको ये भी बोला है कि आप BOS नॉलेज पोर्टल पे देखोगे तो ऑडिटिंग प्रोनाउंसमेंट भी आपको डाल दिया। इसका मतलब डीम्ड क्या होगा कि आपको पूरा का पूरा अच्छे से पढ़ना तो पड़ेगा ही, भले ही जो देखो स्टडी मटेरियल में जितना दिया हुआ है उतना तो पढ़ना ही है, लेकिन जो ऑडिटिंग प्रोनाउंसमेंट में दिया हुआ है वो भी आपको पढ़ना पड़ेगा। सो स्कोप क्या है इस ऐसे का, सर दिस ऐसे डील्स विद द ऑडिटर रेस्पॉन्सिबिलिटी टू डिजाइन एंड परफॉर्म ऑडिट प्रोसीजर टू ऑब्टेन सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस टू ड्रॉ रीजनेबल कंक्लूजन ऑन विच द ऑडिटर ओपिनियन इज बेस्ड। ये तो हमको सर पता चल गया। ठीक है सर, ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा ऑडिटर का, कि भाई टू डिजाइन करना एंड परफॉर्म करना ऑडिट प्रोसीजर इन सच ए वे to enable the auditor to obtain sufficient appropriate audit evidence to be able to draw reasonable conclusion on which base the auditor opinion। So objective and scope are the same। सिंपल सी बात है कि भाई आज मेरे ऑडिट एविडेंस का स्कोप या ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा, कि जो भी इंफॉर्मेशन मिले आज मुझे कंक्लूड करना है कि मेरे वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू प्रोवाइड कर रहे हैं या नहीं कर रहे। सो वो मुझे कैसे पता चलेगा, मुझे इन्फॉर्मेशन लेनी पड़ेगी और इन्फॉर्मेशन के ऊपर भी मैं क्या करूंगा, कंक्लूड करूंगा, रीजनेबली कंक्लूड करूंगा, और जिसके ऊपर मेरा ओपिनियन बेस्ड रहेगा। व्हाट आर द इंफॉर्मेशन विच शुड बी यूज्ड एज एन ऑडिट एविडेंस, द ऑडिटर शैल कंसिडर द रेलेवेंस एंड रिलायबिलिटी ऑफ द इंफॉर्मेशन। सबसे पहले तो देखो ऐसा नहीं कि भाई आपने पूछा पीपी के एडिशनल इन्वॉइसेस का, आपने पूछा पीपी के इन्वॉइसेस का और वो भाई लाके दे रहा है पीपी की वो मैनुअल कि भाई हाँ हम लोगों ने ये प्लांट एंड मशीनरी खरीदा, ये वर्क करता है, हमें इससे कोई लेना देना नहीं है, हमें तो तुम ये बताओ खाली, लेना देना है नो डाउट दैट वी विल कवर इन TOC पार्ट, बट एट द टाइम ऑफ कैपिटलाइजेशन वेदर आई हैव टू सी कि भाई मुझे पीपी की इनवॉइस टेस्टिंग करनी है। आज मुझे कैसे पता चलेगा कि एक्चुअल में PPE आया है या नहीं आया, तो मैं गुड्स रिसीट नोट देख लूँगा, मशीनरी का जो PO है वो देख लूँगा, SO है वो देख लूँगा, कन्फर्मेशन देख लूँगा, डिलीवरी चालान देख लूँगा, ये सारी चीज़ें मैं चेक करूँगा। सो व्हाट आर द इंफॉर्मेशन विच यू रिसीव फ्रॉम द ऑडिटी शुड बी रेलेवेंट एंड रिलायबल। ये एक चीज हमेशा ध्यान में रखना, कोई भी ऑडिट एविडेंस आप यूज करो, कोई भी इंफॉर्मेशन एज ए ऑडिट एविडेंस आप यूज करो, वो हमेशा रेलेवेंट एंड रिलायबल होनी चाहिए।
व्हेन इन्फॉर्मेशन फ्रॉम मैनेजमेंट एक्सपर्ट इज यूज, जब भी आप मैनेजमेंट एक्सपर्ट से इन्फॉर्मेशन यूज कर रहे हो, मैनेजमेंट एक्सपर्ट कौन हो गया, जैसे ग्रेचुटी है तो उसकी आप रिपोर्ट लोगे क्योंकि मैनेजमेंट ने एक एक्सपर्ट हायर कर रखा होगा। सो उसको आपको क्या करना है, ऑडिटर को क्या करना है, इवेलुएट करना है उसकी कॉम्पिटेंस ऑब्जेक्टिविटी ऑफ द एक्सपर्ट। मतलब अगर आप एक्सपर्ट का काम यूज कर रहे हो, सो आपको क्या करना है, कॉम्पिटेंस एंड ऑब्जेक्टिविटी उस एक्सपर्ट की आपको चेक करनी पड़ेगी, एंड उसका अप्रोप्रिएटनेस, उसका जो काम है वो अप्रोप्रिएट है या नहीं। व्हेन यूजिंग इंफॉर्मेशन इंक्लूडेड बाय द एंटिटी, द ऑडिटर शैल इवैल्यूएट द रिलायबिलिटी, कंप्लीटनेस एंड एक्यूरेसी ऑफ द इंफॉर्मेशन। सीधी सी बात है, आज कोई भी इंफॉर्मेशन अगर हमें ऑडिटर प्रोवाइड करता है, डेट शुड बी कंप्लीट, डेट शुड बी एक्यूरेट एंड डेट शुड बी रिलायबल एज वेल एज डेट शुड बी रेलेवेंट। ये चीज़ हमें हमेशा ध्यान में रखनी है। इतना कोई महाज्ञान नहीं है, खाली मैं आपके लिए बेस बना रहा हूँ कि आपको 500 याद आ जाए, और फिर अपन को क्या करना है, जैसे देखो एडवाइजेबल क्या रहेगा, आप मेरी 500 की वीडियो देख लो, फिर ये वाली वीडियो देखो, जैसे आपने ये वाला कंटेंट पढ़ा, अभी ये वाली वीडियो देखो, उधर मेरा जाके 500 का वीडियो पढ़ लिया, तो ऑटोमेटिक ओवरऑल आपका कवरेज हो जाएगा, क्योंकि मैंने वहाँ पे ऑडिटिंग प्रोनाउंसमेंट से कवर कर रखा है। 15 से 20 मिनट का आपको वीडियो मिलेगा, और वो ऑडिटिंग प्रोनाउंसमेंट से मैंने कवर कर रखा है। ऑडिट प्रोसीजर टू ऑब्टेन ऑडिट एविडेंस, क्या क्या ऑडिट प्रोसीजर रहेंगे मेरे, मुझे ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करने के लिए, ये भी मुझे ऐसे ने बता रखा है, मुझे तो कुछ दिमाग लगाना ही नहीं है, जो ऐसे ने लिख रखा है वो मुझे करना है। तो ऑडिट एविडेंस के लिए क्या क्या प्रोसीजर करने पड़ेंगे परफॉर्म, सबसे पहले तो रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर। अब आपको याद होगा चैप्टर नंबर 4 आपको याद आ जाना चाहिए कि व्हाट आर द रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर। मैं यहाँ पे रिपीट नहीं करने वाला हूँ सर, जो बच्चा मेरी वीडियो देख रहा है उसको पता चल जाएगा कि व्हाट इज रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर। शब्दों में बता दूं, कम शब्दों में बताना चाहूँगा कि सर आज मुझे पता चल जाए कि क्लाइंट के, बेसिकली मैं कम शब्दों में आपको बताऊं, क्लाइंट के कौन कौन से फंक्शन में क्या क्या रिस्क है, उसको मुझे एसेस करना है कि वेदर इट इज़ हाई, वेदर इट इज़ मॉडरेट, वेदर इट इज़ लो, उसके ऊपर मेरी मटेरियलिटी, उसके ऊपर मेरा बेंचमार्क डिपेंड करेगा। फर्दर ऑडिट प्रोसीजर कंप्राइजिंग टेस्ट ऑफ कंट्रोल एंड सब्सटेंटिव प्रोसीजर। टेस्ट ऑफ कंट्रोल भी क्या होता है वो भी हमने चैप्टर नंबर 4 में समझा था, सब्सटेंटिव प्रोसीजर भी क्या होता है वो भी हमने चैप्टर नंबर 4 में समझा था। फिर हमारा आता है सर इनकंसिस्टेंसी ऑफ डाउट्स अगेंस्ट रिलायबिलिटी ऑफ ऑडिट एविडेंस। देखो आपको डाउट हो सकता है, जो आपने इन्फॉर्मेशन दी है, जो भी ऑडिटर ने इन्फॉर्मेशन दी है, उसमें आपको लगता है कि भाई मेरे को डाउट है कि भाई ये इन्फॉर्मेशन सही है या नहीं है। सो द ऑडिटर शिल डिटरमाइन व्हाट मॉडिफिकेशन और एडिशन टू ऑडिट प्रोसीजर आर नेसेसरी टू रिजोल्व द मैटर एंड शेल कंसिडर इफेक्ट ऑफ मैटर इफ एनी अदर एस्पेक्ट ऑफ ऑडिट। सो सिंपल सी चीज़ें ये है, अगर आपको डाउट लगता है कि भाई ये इन्फॉर्मेशन झूठी है या क्लाइंट हमें गलत बता रहा है या क्लाइंट बदमाश निकला, तो वी शुड डू व्हाट वी शुड एडिशनल प्रोसीजर। देखो आज हम क्या कर सकते हैं, आज सपोज, चलो मैं आपको एक बात बताता हूँ, सपोज मेरे को एक डेटर्स की एजिंग मिली, उसमें मेरा क्लाइंट बोलता है कि मेरे 30 डेज से ऊपर के कोई डेटर्स ड्यू ही नहीं है। हम लोग बोले यार ऐसा किसी भी इंडस्ट्री में इम्पॉसिबल इवेंट है, सपोज, ठीक है, हाइपोथेटिकल सिचुएशन ले रहा हूँ। अभी मैंने क्या किया, और उसने बोला कि मेरी कोई भी वेंडर या मेरा कोई भी कस्टमर एमएसएमई भी नहीं है। मैंने कहा बाप रे गजब, मतलब ऐसा कैसे हो सकता है। सो व्हाट आई डिड, मतलब मैं जनरली बैलेंस कंफर्मेशन भेजता हूँ, तो मैं खाली बैलेंसेस का ही भेजता था। अभी मैंने बैलेंस कंफर्मेशन में एक लाइन लिख दी ट्रेड पेबल को, जब मैं कंफर्मेशन भेज रहा था कि प्लीज कंफर्म वेदर यू आर एमएसएमई और नॉट। अब कोई भी पार्टी ने अगर कंफर्म कर दिया कि मैं एमएसएमई हूँ, तो मुझे फिर अगर 45 डेज से एक्सीड में पेमेंट हुआ तो आई हैव टू बुक द प्रोविजन अगेंस्ट इंटरेस्ट, मतलब लेट पेमेंट के लिए मुझे प्रोविजन बुक करना पड़ेगा। सो दिस इज द बेसिकली ऐसे 500। यहाँ पे आपको कुछ भी, मतलब मेरे को लग रहा है कि यहाँ पे आपको ऐसा लगा होगा सर आपने क्या पढ़ा है, कुछ भी नहीं पता चले, कोई बात नहीं। अब मैं अभी भी यही बोल रहा हूँ कि मेरी जो वीडियो है ऐसे 500 पर्टिकुलर ऐसे 500 पे, वो वीडियो जाके देखो, फिर आप यहाँ पे आओ तो आपको मज़ा आ जाएगा। अभी मैं ये वीडियो किस लिए बना रहा हूँ, पर्टिकुलरली ये वीडियो मेरा बनाने का पर्पस क्या है कि एक बार एसएम वर्ड टू वर्ड अपने टच हो जानी चाहिए। दूसरा, जितने भी टेस्ट और अंडरस्टैंडिंग के क्वेश्चंस है एज वेल एज आपके जो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस है वो हम यहाँ पे सोल्व करने वाले हैं। मेन फोकस हमारा इस चैप्टर के अंदर वो रहेगा। सो टेस्ट और अंडरस्टैंडिंग 1 अपन पढ़ते हैं जस्ट, हाँ। सो during the course of the audit of TK Home Private Limited, a recognized export house engaged in the manufacturing of T-shirt under brand name of TK, okay, CA Tripti is verifying export revenues of the company for the year 2022-23. Export sales वो check कर रही थी. She has verified transaction entered in export sales account, maintained in accounting software from relevant export invoices. मतलब सिंपल सी बात है, एक सॉफ्टवेयर मेंटेन कर रखा है और वो एक्सपोर्ट के इनवॉइसेस चेक कर रही है. द एक्सपोर्ट सेल्स आर बीइंग मेड ऑन पेमेंट ऑफ IGST, ठीक है,
फॉर विच ए रिफंड इज ऑटोमेटिकली क्रेडिटेड इन द अकाउंट ऑफ द कंपनी आफ्टर द गुड्स आर शिप्ड। मतलब मेरे गुड्स लोड हो गए, उसके बाद मैं क्या करता हूँ कि भाई मैं IGST का रिफंड ले लेता हूँ क्योंकि मेरा एक्सपोर्ट है, ड्यूटी फ्री गुड्स है। ऑन इंक्वायरिंग फ्रॉम द इंटरनल ऑडिट स्टाफ रिगार्डिंग द रिकॉग्निशन ऑफ एक्सपोर्ट रेवेन्यू, सर आप एक मेरे को ये चीज़ बताओ कि एक्सपोर्ट रेवेन्यू में एज पर इंडेस 115 कब रिकॉर्ड करूंगा। शी इज टोल्ड दैट, उसको क्या बताएगा कि एक्सपोर्ट सेल्स आर रिकॉग्नाइज्ड फॉर द ईयर ऑन द बेसिस ऑफ बिल ऑफ लेडिंग। मतलब ऑन द बेसिस ऑफ बिल ऑफ लेडिंग के हिसाब से हम लोग क्या कर देते हैं, एक्सपोर्ट को रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज कर देते हैं। हाउएवर शी इज नॉट कन्विंस विद सच ए रिस्पॉन्स। ऑब्वियस ही बात है, हम लोग भी नहीं होंगे, आज अगर मैं भी हूँ वहाँ पे तो नहीं होऊंगा, ये गलत है, एकदम गलत है। सर बताओ रीजन क्या है, बताता हूँ। शी फाइंड्स दैट 3 एक्सपोर्ट इनवॉइसेस बियरिंग डेट्स इन द मंथ ऑफ मार्च having a value of 75 lakh have not been recognized in export revenue on the ground that bill of lading for these invoices were issued in month of April। सर अगर आपने आर्टिकलशिप अच्छे से की होगी तो आपने 2 टर्म सुने होंगे, CIF एंड FOB। ठीक है, FOB में मेरा क्या होता है, फ्री ऑन बोर्ड, या फिर एक चलो आपने एक टर्म सुना होगा एक्स फैक्ट्री। FOB में मैं क्या करूँगा या CIF में मैं क्या करूँगा, ठीक है ना। CIF के केस में मैं रेवेन्यू कब रिकॉर्ड करता हूँ, जब मेरा कस्टमर के डोर स्टेप पे माल पहुँच जाए, जब मेरे कस्टमर के डोर स्टेप पे गुड्स पहुँच जाए तब मैं रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करूँगा। लेकिन FOB के केस में कब करूँगा मैं रेवेन्यू, जब मैं बिल ऑफ लेडिंग मेरा गुड शिप हो जाए, मतलब गुड शिप्ड हो जाए, वंस द गुड्स आर शिप्ड मैं रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लूँगा। तो यहाँ पे नो डाउट कहीं जिक्र नहीं किया कि भाई CIF और FOB, बट हो दोनों सकता है। सो लेट्स सी, इस क्वेश्चन का आंसर पढ़ते, बड़ा ही जोरदार है। अब ऐसे ही आपको समझ आ रहा है एक्चुअल जो प्रैक्टिकल सिनेरियोज है जो ऑडिटर ने फेस किए हैं ना, जिन बच्चों ने आर्टिकलशिप, जो बच्चा आर्टिकलशिप अच्छे से करता है उसको समझ आ जाएगा। सो लेट्स सी, देखो, शी कैन ऑब्टेन रिलायबल ऑडिट एविडेंस। अब वो ऑडिट एविडेंस क्या क्या प्राप्त कर सकती है, बाय गोइंग थ्रू GST रिटर्न। सबसे पहले तो वो GST रिटर्न फाइल बाय द कंपनी देख सकती है। मतलब मैं मेरी बेसिकली एक्सपोर्ट रेवेन्यू की सेल्स को मैं GST की सेल्स से मैच कर सकता हूँ कि मैंने GST में कितनी दिखाई है। एंड कोरिलेटिंग द सेम विथ ई-वे बिल्स, ई-वे बिल्स भी मैं चेक कर सकता हूँ। शी कैन ऑब्टेन ऑडिट एविडेंस अबाउट द हाउ द कंपनी हैज रिफ्लेक्टेड इट्स एक्सपोर्ट सेल इन इट्स GST रिटर्न एंड वेदर एक्सपोर्ट सेल पर्टेनिंग टू 3 इनवॉइसेस हैव आर रिफ्लेक्टेड इन सच रिटर्न। अब देखो बुक्स में नहीं दिखाया, इसका मतलब GST में भी नहीं दिखाया होगा, लेकिन सेल्स तो मेरी मार्च की है तो मुझे दिखाना पड़ेगा। फर्दर, e-way bills generated on the portal would provide evidence that good have moved out of the company's premises. The export revenue should have been booked at the time the goods moved out of the company premises। देखो जब एक्स फैक्ट्री बेस होता है या फिर तुम्हारा FOB बेस होता है, तो जब भी फैक्ट्री से माल निकलता है यू कैन बुक द रेवेन्यू। द कंपनी इज क्लेमिंग IGST एज अ रिफंड, द रिफंड इज लिंक्ड विद द मंथली सेल्स रिटर्न। मंथली की जो सेल्स रिटर्न बढ़ते हो उससे मेरा रिफंड लिंक्ड है। Bill of lading is only a document issued by courier to shipper of goods that goods have been taken on board। Bill of lading एक क्या डॉक्यूमेंट है कि वो बताता है कि भाई मेरा शिप पे माल पहुंच चुका है, मेरा शिप पे माल ऑन बोर्ड हो चुका है। She should challenge and encounter management assertion on the above grounds and point out violation of relevant accounting standards and principle। In this way she can obtain reliable audit evidence। देखो मेरे हिसाब से वो क्या क्या ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन कर सकती है, प्रैक्टिकली मैं आपको बताता हूँ। एक्सपोर्ट रजिस्टर है, सॉरी एक्सपोर्ट रजिस्टर लेगी, FS के साथ मैच कर लेगी, फिर उसके बाद वो क्या क्या करेगी, इनवॉइस टेस्टिंग कर सकती है, ई-वे बिल चेक कर सकती है, शिपिंग बिल चेक कर सकती है, बिल ऑफ लेडिंग चेक कर सकती है, फिर आपका जो GST है उससे मैच आउट कर सकती है। गुड आउटवर्ड रजिस्टर है जो मेरा एंटिटी का, वहाँ से मैं इंफॉर्मेशन प्राप्त कर सकता हूँ। एंड दूसरा मैं क्या कर सकता हूँ कि जो अब मेरा LR आया, लोरी रिसीट आई है, वो भी मैं चेक कर सकता हूँ। सो दीज आर द थिंग्स विच आई कैन डू एज ए पार्ट ऑफ ऑडिट एविडेंस। सो मेरे ख्याल से इसमें सच कुछ आपको नहीं मिला होगा। अभी अपन चलते हैं अगला। अब थोड़ा थोड़ा डिफिकल्टी लेवल बढ़ने वाला है। ये ऐसे 500 ऑडिट एविडेंस था, छोटा सा ही था, तो आपको बोरियत लग रही होगी। चलो अभी मेरा 501 आता है। सर ऐसे 501 किसके बारे में बात करता है? ऐसे 501 मेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में 3 चीज़ों की बात करता है। जो मेरा ऐसे 501 है वो 3 चीज़ों की बात करता है। सबसे पहला इन्वेंट्री, सेगमेंट इन्फॉर्मेशन एंड लिटिगेशन एंड क्लेम, ILS। सो बेसिकली इन्वेंट्री, लिटिगेशन एंड क्लेम एंड सेगमेंट इन्फॉर्मेशन। बहुत ही जोरदार है। हर मेरे ख्याल से 3 क्वेश्चन दे रखे, तो हर एक सिचुएशन में आपको क्वेश्चन मिलेगा। सो सर स्कोप क्या रहेगा इस ऐसे का? यहाँ पे क्या बोल रहा है ये,
ऑडिट एविडेंस है, सेम टू सेम थिंग है, लेकिन स्पेसिफिक कंसिडरेशन देना 3 चीज़ों को, किसको? इन्वेंट्री को, लिटिगेशन एंड क्लेम को, एंड सेगमेंट इन्फॉर्मेशन को। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। सर स्कोप क्या है इस ऐसे का? द ऐसे डील्स विद स्पेसिफिक कंसिडरेशन बाय द ऑडिटर इन ऑब्टेनिंग सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस विद रेस्पेक्ट टू इन्वेंट्री, लिटिगेशन एंड क्लेम एंड सेगमेंट इन्फॉर्मेशन। सो सिंपल सी बात है, सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस प्राप्त करना है। यहाँ पे भी सेम टू सेम ऑब्जेक्टिव यही है कि भाई सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस प्राप्त करना है 3 चीज़ों के बारे में, इन्वेंट्री, लिटिगेशन एंड क्लेम एंड सेगमेंट इन्फॉर्मेशन, ILS के बारे में प्राप्त करना। ठीक है, सो सर ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा ऑडिटर का कि भाई उसको एक तो एग्जिस्टेंस एंड कंडीशन देखनी किसकी, इन्वेंट्री की, कंप्लीटनेस देखनी किसकी, लिटिगेशन एंड क्लेम की, और प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर देखना है किसका, सेगमेंट इन्फॉर्मेशन का। ये ऐसे का भी मैंने जोरदार वीडियो डाल रखा है, ऐसे 501 का जबरदस्त वीडियो डाल रखा है यूट्यूब वीडियो। इस टॉपिक को यहाँ पे पढ़ने के लिए उससे पहले आप वो वीडियो देख के आ जाओ, आपको मजा आ जाएगा। यू विल लिटरली से थैंक यू सर फॉर अपलोडिंग सच ए इंफॉर्मेटिव एज वेल एज प्रैक्टिकल वीडियो, आपको मजा आ जाएगा। सो सर इन्वेंट्री में क्या क्या मुझे चीज़ें ध्यान में रखनी है? देखो, आप अगर इन्वेंट्री मटेरियल है, सपोज 100 करोड़ की बैलेंस शीट है, 100 करोड़ की बैलेंस शीट में आपका 20 करोड़ या 25 करोड़ या सपोज 50 करोड़ की इन्वेंट्री है, तो आपको कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी है, वो ऐसे 501 बोलता है। ऐसे 501 की लैंग्वेज क्या स्टार्ट होती है? अगर इन्वेंट्री मटेरियल है टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज ए होल, सो आपको एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वेंट्री को लेना पड़ेगा। रीजन बिंग, देखो इससे मेरा डायरेक्टली प्रॉफिट इंपैक्ट होता है। सो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, अटेंडेंस एट फिजिकल इन्वेंट्री काउंटिंग, मुझे फिजिकल वेरिफिकेशन करना पड़ेगा इन्वेंट्री का कंपल्सरी। परफॉर्मिंग ऑडिट प्रोसीजर ओवर द एंटिटीज फाइनल इन्वेंट्री कंट्रोल, इन्वेंट्री कंट्रोल पे मैं ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करूंगा। मैं क्या करूंगा, ओपनिंग स्टॉक चेक करूंगा, ओपनिंग में परचेज ऐड करूंगा, फिर मेरा प्रोडक्शन ऐड करूंगा, सेल्स रिड्यूस करूंगा, इंटरनल कंजम्पशन रिड्यूस करूंगा, लॉस और गेन एडलेस करूंगा, एंड देन मैं पहुंचूंगा क्लोजिंग स्टॉक जो कैलकुलेटेड है, उसको मैं मैच करूंगा फिजिकली वेरीफाइड क्लोजिंग स्टॉक से, एंड आई विल आइडेंटिफाई द डिफरेंसेस। ठीक है, ये मैं प्रोसीजर परफॉर्म करता हूँ, फिजिकल वेरिफिकेशन करता हूँ मैं। फिर मैं क्या कर सकता हूँ कि प्रोडक्शन डिवाइड बाई मेरा इनपुट, जितना भी मैंने इनपुट डाला है और उसमें प्रोडक्शन जो मेरा हुआ है, बेसिकली जो मैंने इनपुट डाला, इनपुट आउटपुट रेशियो भी मैं चेक कर सकता हूँ, फ्यूल एंड गेन और लॉस का रेशियो भी मैं चेक कर सकता हूँ, प्लांट यूटिलाइजेशन कैपेसिटी भी मैं चेक कर सकता हूँ कि मंथ ऑन मंथ मेरी किस ट्रेंड में है। फिर मैं क्या कर सकता हूँ, मैं सेल्स का रेशियो भी चेक कर सकता हूँ कि भाई सेल्स इन लाइन है या नहीं है, कोई मंथ में ज़्यादा कम तो नहीं हो रही है। फिर मैं क्या कर सकता हूँ सर, मेरा नॉन मूविंग स्टॉक का एनालिसिस कर सकता हूँ कि आज अगर मेरी कोई आइटम, इन्वेंट्री की आइटम नॉन मूविंग है, तो वाई आई शुड प्रोड्यूस दैट इन्वेंट्री, मुझे फिर वो प्रोड्यूस करनी ही नहीं चाहिए। इफ इन्वेंट्री काउंटिंग कंडक्टेड एट अ डेट, देखो अगर अदर देन द डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट अगर इन्वेंट्री करते हैं, देखो काफ़ी बार ऐसा होता है, प्रैक्टिकल सिनेरियोज में आपको बताता हूँ। देखो लिस्टेड एंटिटीज़ है, उसको इन्वेंट्री उसको जल्दी रहती है अपने रिजल्ट्स पब्लिश करने की। सो जनरली ऑडिटर्स क्या करते हैं, जैन या फेब के मंथ में वो इन्वेंट्री टेक कर लेते हैं कि भाई एक पर्टिकुलर डेट पे इन्वेंट्री कर ली। फिर वो क्या करते हैं, रोल फॉरवर्ड करते हैं। जैसे फरवरी टू मार्च को लाना है, तो फरवरी में मैं परचेजेस सारी ऐड करूंगा, सेल्स सारी लेस करूंगा, और मैं कंप्यूटेड इन्वेंट्री पे पहुंच जाऊंगा और उसको मैं मैच कर लूंगा मेरी बुक से, और मेरा ऑटोमेटिक मैच हो जाएगा। ठीक है, अब ये चीज़ ध्यान में रखना, परफॉर्म एडिशनल विद रेस्पेक्ट टू इन्वेंट्री बिटवीन काउंट डेट एंड डेट ऑफ एफएस, मतलब उसको रेस्पेक्टिव प्रोसीजर परफॉर्म करने पड़ेंगे। अगर ऑडिटर अनेबल टू अटेंड द फिजिकल इन्वेंट्री काउंट, तो फिर उसको क्या करना पड़ेगा, ऑल्टरनेटिव सोर्स ऑफ ऑडिट एविडेंस लेना पड़ेगा, या फिर वो ऑल्टरनेटिव डेट चुननी पड़ेगी उसको। ठीक है ना। अब देखो अगर 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 काफ़ी बार ऐसा हो जाता है कि ऑडिटर इज़ इम्प्रैक्टिकेबल, मतलब वहाँ पे प्रैक्टिकेबल है ही नहीं। जैसे मेरी इन्वेंट्री पड़ी है बॉर्डर पे, और बॉर्डर पे वोट चल रहा है, तो भाई मैं थोड़ी ना जान जोखिम में डालूंगा अपने क्लाइंट के लिए, तो मैं क्या बोल दूंगा, भाई एक तो प्रैक्टिकेबल नहीं है और कोई ऑल्टरनेटिव सोर्स ऑफ ऑडिट एविडेंस भी नहीं है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मॉडिफाई कर सकता हूँ ओपिनियन, बेसिकली मैं क्वालिफिकेशन डाल सकता हूँ। वेन इन्वेंट्री इज अगर अंडर थर्ड पार्टी के अंदर में पड़ी है, तो फिर मैं परफॉर्म करूंगा सच प्रोसीजर एज प्रिस्क्राइब्ड इन ऐसे। वो आपको कौन सी वीडियो में मिलेगा, मेरी वो वाली वीडियो में, ऐसे 501 की स्पेसिफिक जो वीडियो मैंने यूट्यूब चैनल पे डाल रखी है। लिटिगेशन एंड क्लेम में क्या बोलता है सर, ऑडिटर टू परफॉर्म ऑडिट प्रोसीजर टू आइडेंटिफाई लिटिगेशन एंड क्लेम बाय, सबसे पहले तो आपको इंक्वायरी करनी है किसके साथ, मैनेजमेंट के साथ। आपको रिव्यू करनी है क्या, मिनट्स ऑफ मीटिंग, ताकि आपको पता चलेगा। देखो आप पहले तो मैनेजमेंट से जाओगे कि हाँ बोल भाई मैनेजमेंट, तेरे क्या लिटिगेशन चल रहे, तेरे कितने लफड़े चल रहे, तू ये बता। ठीक है ना, लफड़े मतलब वो वाले लफड़े नहीं भाई
जो इंडस्ट्री से रिलेटेड लफड़े है, ठीक है। दूसरा सर मैं रिव्यू कर सकता हूँ मिनट्स ऑफ मीटिंग का, कि भाई मैं चेक कर सकता हूँ कि भाई मैनेजमेंट कोई पर्टिकुलर इशू के बारे में डील तो कर ही रहा होगा, मीटिंग्स की मिनट्स में चेक करूंगा तो उससे मुझे फायदा मिलेगा। तीसरा मैं जाके क्या कर सकता हूँ, लीगल एक्सपेंस का अकाउंट चेक करूंगा। लीगल एक्सपेंस के अकाउंट चेक करने से मुझे क्या फायदा मिलेगा कि कोई बड़ी फीस तो नहीं दी है, बड़ी फीस दी है इसका मतलब बड़ा लफड़ा हुआ है। जैसे 50 लाख रुपए एक लॉयर को दिए, तो भाई क्यों दिए, कोई केस चल रहा होगा तभी दिए, फिर आप वो उसका सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस चेक कर लोगे, ठीक है ना। और वो अब मैं क्या कर सकता हूँ, डायरेक्ट कंफर्मेशन भी ले सकता हूँ किससे, लीगल काउंसिल से, कि भाई जो मेरा लीगल एक्सपर्ट है, जो मेरा लॉयर है, देखो लॉयर तो हर कोई केस लेता है, चाहे वो जीतेगा चाहे वो हारेगा, लेकिन मैं उससे ये पूछ लूँगा कि क्या हमारे जीतने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। वो बोलता है कि भाई 80% है, तो फिर मैं कंटिजेंट लायबिलिटी शायद एक बार के लिए रिकॉर्ड नहीं करूँ, लेकिन वो बोलता है कि भाई हमारे जीतने के चांसेस अब इस फैक्ट के बाद 10 से 15% ही रहेगा, तो मैं कंटिजेंट लायबिलिटी रिकॉर्ड कर लूँगा, ठीक है। अब अगर ऑडिटर इज अनेबल टू कम्युनिकेट विद द एक्सटर्नल लीगल कोर्स, अब भाई वो लीगल का लॉयर से मिल नहीं पा रहा है, लॉयर उसको जवाब नहीं दे रहा है, उसको भाव नहीं दे रहा है, सो व्हाट ही विल डू, ऑडिटर अपने माथे पे नहीं लेगा ये चीज़, वो अपनी रिपोर्ट के अंदर लिख देगा और वो ऑब्टेन कर लेगा एक रिटन रिप्रेजेंटेशन, वो एक MRL के अंदर ले लेगा कि भाई आपने जितने भी लिटिगेशन एंड क्लेम जो आपकी कंपनी में चल रहे हैं वो आपने हमको बता दिए हैं, ठीक है सर। मैं जस्ट आपको यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग दे रहा हूँ। सेगमेंट इन्फॉर्मेशन में मुझे क्या देखना, प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर। तो सबसे पहले तो मैं ये चेक करूंगा कि आज सेगमेंट इन्फॉर्मेशन के लिए मैनेजमेंट के क्या मेथड्स है। पहले मैं इंक्वायरी करूंगा कि व्हाट आर द मेथड्स विच हैव बीन अडोप्टेड बाय मैनेजमेंट टू असर्टेन कि भाई जो सेगमेंट डिस्क्लोजर है वो इतना ही होना चाहिए मेरा, बराबर। और फिर मैं क्या करूंगा, एनालिटिकल प्रोसीजर परफॉर्म करूंगा। So SA 501 deals with specific consideration by the auditor in obtaining sufficient appropriate audit evidence with respect to inventory litigation and claim involving the entity and segment information। ठीक है चलो सर, अब मेरी आती है सर टेस्ट और अंडरस्टैंडिंग 2, 3 and 4। बहुत जोरदार केस स्टडीज है, मजा आएगा आपको। CA Prabjot has planned observing the physical count of inventories at the plant of a company located in remote area in the state of Uttarakhand as a part of statutory audit exercise as at the year end March 31, 2023। He has already informed the management of his intention to reach the plant site by evening। 29 मार्च को भाई पहुंच जाएगा। फिर उसने बोला कि मैं इंस्पेक्ट करूंगा इन्वेंट्री काउंट प्रोसेस को ऑब्जर्व करूंगा, परफॉर्म करूंगा टेस्ट काउंट अमंग अदर मैटर्स। वो उसने पूरी ऑडिट मेथोडोलॉजी वहाँ पे बता दी। द मैनेजमेंट हैज मेड, मैनेजमेंट ने नेसेसरी अरेंजमेंट भी कर दिए, लेकिन एग्रीटेशन इन हिमालय हिल्स हैज स्टार्टेड ऑन 28 मार्च 2023 फॉर प्रोमिगुलेशन of a strict law relating to conversion of agricultural land for commercial use। agricultural land को commercial use के लिए किया है, तो वहाँ पे कुछ स्ट्राइक वगैरह या कुछ भी हुआ होगा, और many civil society groups are participation in the strike। so NH7 leading to the plant site is blocked by the protester। अब protester ने क्या कर दिया, NH7 को ही पूरा ब्लॉक कर दिया। द प्लांट इज नॉट एक्सेसिबल थ्रू एनी अदर मोड। अब कोई और रूट ही नहीं है वहाँ पे, प्लांट पे जाने का कोई और रूट ही नहीं है, सारी तरफ पानी पानी या सारी तरफ पहाड़ ही है, खाली वो एक ही रूट था जाने का। The blockade is lifted after 1 month when state government announced the formation of a committee to look into protester demand। मतलब 1 महीने तक स्ट्राइक चली। Does the above case highlight to a situation of impracticability of attendance at inventory counting in terms of SA 501? How should the auditor proceed in above situation? So सर आप बताओ मेरे को, आज आप मेरे को बताओ कि क्या ये इम्प्रैक्टिकल सिचुएशन है। आज आप सोचो इसको आराम से पहले तो, कि सर वेदर इट इज इम्प्रैक्टिकल सिचुएशन और नॉट। बोलो, बिना आंसर देके बोलना सर। देखो आंसर में तुम्हारे क्या लिखा हुआ है, जो भी आपने आंसर सोचा होगा उसको कमेंट में लिख देना, या आपने सोचा है तो अपन आंसर पढ़ते हैं। इसमें क्या लिखा हुआ है कि द अबव सिचुएशन डज नॉट हाईलाइट द इम्प्रैक्टिकेबिलिटी। देखो इम्प्रैक्टिकल नहीं, चलो 1 महीने बाद स्ट्राइक हटी तो सही, लेकिन मेरा ऐसे क्या बोलता है, चलो तुम उस दिन नहीं कर पाए सपोज, तो तुम डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के आगे कर लो, या पहले तो नहीं कर सकते अब आगे कर लो, आगे जाके तुम ऑल्टरनेटिव डेट पे तो कर सकते हो ना इन्वेंट्री काउंट, वहाँ पे जाके कर लो और रोल बैक प्रोसीजर परफॉर्म कर लो और आपका काम खत्म हो जाएगा। आंसर यू कैन रीड। द अबव सिचुएशन डज नॉट हाईलाइट द इम्प्रैक्टिकेबिलिटी ऑफ अटेंडेंस एट इन्वेंट्री काउंटिंग। इट ओनली शोज दैट ऑडिटर इज अनेबल टू attend physical inventory counting due to the unforeseen circumstances arising out of agitation by protester। It has led to the inaccessibility of the plant site for a month। The blockade is lifted after a month। ब्लॉकेड लिफ्ट हो गया आफ्टर अ मंथ। सो वो अल्टरनेटिव डेट पे प्रोसीजर परफॉर्म कर सकता है और इंटरवेनिंग ट्रांजेक्शन का वो क्या कर सकता है, प्रोसीजर परफॉर्म कर सकता है। चलो
अभी आता है टेस्ट और अंडरस्टैंडिंग 3। देखो अब कितना प्रैक्टिकल, मतलब कितनी प्रैक्टिकल कैसे सिनेरियोस पूछते हैं। पहले तो कैसा पूछते थे, हाँ भाई व्हाट आर द ऑडिट प्रोसीजर टू बी परफॉर्म, तो आपने रटाया ज्ञान चिपका दिया। अभी यहाँ पे ऐसा सब नहीं चलेगा जब तक आपके पास क्या नहीं होगी, कंसेप्चुअल क्लैरिटी। मतलब आपको पहले समझना तो पड़ेगा ही, कंपलसरी हो गया ये तो, कंपलसरी हो गया, फिर ही आप रटोगे। रटना भी क्या है, आपको खाली कंटेंट जो मेन कंटेंट है, लेकिन अब आपको समझ के पढ़ना पड़ेगा। On reviewing legal expenses account of Z Limited, CS Sunitha, auditor of a company, finds that legal fee amounting to rupees 10 lakh was paid to B George, a reputed lawyer during the year। मतलब 8 लाख रुपए हम B George को पे कर रहे हैं, सिंपल सी बात, सॉरी 10 लाख रुपए। ऑन इंक्वायरी विद द मैनेजमेंट रिगार्डिंग द पर्पज पूछा भाई, हम लोगों ने 10 लाख का खर्चा है, पूरे लीगल एक्सपेंसेस का खर्चा ही 20 लाख है, उसमें से 10 लाख तो तुम B George को पे कर रहे हो भाई, क्यों, क्या हो गया। So, evasive reply was received from management stating that a lot of work is performed by said layer on behalf of the company. However, no specific details were provided। कोई भी specific details नहीं दिए, वो खाली क्या बोल रहे हैं कि भाई हम इससे बहुत सारा काम करवाते हैं, हम लॉयर से बहुत सारे काम करवाते हैं, हमको भी नहीं पता क्या करवा रहे। तो वेदर इट इज़ इंडिकेटिंग कंटिंजेंट लाइबिलिटी, और कोई ऐसा केस चल रहा है जिसके ऊपर हम लोग इतनी हैफ्टी फीस दे रहे हैं, सो ये क्या मेरा इंडिकेट कर रहा है, लिटिगेशन एंड क्लेम। सो शी फाइंड इट प्रॉपर टू कोरस्पॉन्ड डायरेक्टली विद द लॉयर। उसने क्या किया, डायरेक्टली लॉयर को फोन लगाया, क्योंकि लॉयर उसके जान पहचान का था, या फिर उसने मेल करा कि आई एम द ऑडिटर ऑफ दिस कंपनी, काइंडली कंफर्म वेदर देयर आर एनी केसेस पेंडिंग अगेंस्ट द कंपनी, इफ यू आर हैंडलिंग द सेम लेट मी नो। अब देखो, अगर लॉयर ने नहीं बताया, लॉयर ने छुपाया, तो लॉयर गया, और लॉयर को पता है कि स्टैट्यूटरी ऑडिटर की पावर क्या होती है। शी obtains the address and mail ID of the lawyer from his professional services bill. She shoot off an inquiry letter asking for the nature and status of litigation claim against the company on her letter. Is her approach proper? Irrespective of the merits of approach followed by her, what she is trying to achieve by corresponding with layer of the company? क्या अचीव करना क्या चाहती है, क्या हासिल करना चाहती है, बताओ सर, क्या लग रहा है आपको, आंसर क्या लग रहा है, सोचो सर, सोचो। बोलो दोस्तों, सोचो यार, थोड़ा बहुत तो सोचना पड़ेगा ना सर, ऐसा तो कैसे चलेगा। क्या हासिल क्या करना चाह रही है सर, कमेंट में लिखोगे फटाफट से। सर आप तो रिकॉर्डेड वीडियो डाल लो, आपको क्या पता चलेगा। अरे भाई, जब मैं कमेंट तो देख ही सकता हूँ ना, आपने इस पर्टिकुलर वीडियो पे कमेंट डाला हो। सो ये आंसर क्या बोलता है, देखो, ऐसे 501 स्टेट दैट व्हेन ऑडिटर प्रोसेसर परफॉर्म इंडिकेट दैट मटेरियल लिटिगेशन और क्लेम। देखो आज अगर आप हेफ्टी फीस दे रहे हो, तो मेरा तो दिमाग ये चलता है कि भाई कुछ लिटिगेशन एंड क्लेम चल रहा है जो मैनेजमेंट मुझसे छुपाना चाह रहा है, ताकि मैं कंटिंजेंट लाइबिलिटी के अंदर नहीं बताऊँ। द ऑडिटर में सिक डायरेक्ट कन्फर्मेशन विद लीगल पार्टी, legal counsel. The auditor shall do through a letter of inquiry prepared by management and signed by auditor requesting the entities external legal counsel to communicate directly with the auditor. देखो, through therefore her approach in communicating with an external lawyer is wrong। क्यों? क्योंकि उसको सबसे पहले क्या करना चाहिए था, मैनेजमेंट से ऑथराइजेशन लेना चाहिए था, whether I can do communication with lawyer। देखो, जब तक मैनेजमेंट का ऑथराइजेशन नहीं है ना, अपन कुछ भी नहीं कर सकते। आज अपन क्लाइंट के लिए काम कर रहे हैं, क्लाइंट के फाइनेंशियल का साउंड बनाने की कोशिश कर रहे हैं। देयरफॉर हर अप्रोच वाज रॉन्ग। शी हैज टू मेक मैनेजमेंट अवेयर ऑफ द थिंग्स और अवेयर ऑफ हर इंटेंशन टू कम्युनिकेट डायरेक्टली विद द लॉयर। उसको बताना पड़ेगा। द लेटर ऑफ इंक्वायरी हैज टू बी प्रिपेयर्ड बाय मैनेजमेंट एंड सेंड बाय। लेटर ऑफ इंक्वायरी जो है ना, वो मैनेजमेंट प्रिपेयर करेगा और सेंड करेगा। अब देखो, लॉयर आपको क्यों बताएगा, भले आप स्टैट्यूटरी ऑडिटर हो, कॉन्फिडेंशियलिटी क्लॉज तो उसको भी लगेगा ना मेरे भाई, तो वो बोलेगा कि भाई मैं क्यों बताऊँ आपको, हु आर यू, कहाँ है मैनेजमेंट का ऑथराइजेशन कि भाई तुम इसको बता सकते हो। तो वो सबसे पहले क्रॉस बैक तो वही करेगा, ठीक है। हर पर्पज इन करस्पॉन्डिंग विद लॉयर ऑफ द कंपनी इज टू आइडेंटिफाई लिटिगेशन एंड क्लेम इन्वॉल्विंग द एंटिटी विच में गिव ए राइज टू रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। देखो, ऐसा भी हो सकता है कि कोई ऐसा लिटिगेशन एंड क्लेम तो नहीं चल रहा है ना कि भाई मेरी ही जहाँ फैक्ट्री खड़ी है जिस लैंड पे, वही मेरी फ्रॉडुलेंट है। फिर क्या करोगे? जस्ट अ मिनट, हाँ, गिव मी अ मिनट। सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, एक्चुअली घर पे कोई आ गया था। हाँ जी सर, हम लोग कहाँ चल रहे थे?
सो देखो भाई, डायरेक्टली तो कोई भी तुमको जवाब नहीं देगा, क्योंकि कॉन्फिडेंशियलिटी उसने भी पढ़ा है और तुमने भी पढ़ा है, तो बात खत्म हो जाती है। ठीक है सर। अब आता है सर टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग फॉर। देखो आप लॉजिकली प्रैक्टिकली अप्लाई कर पा रहे हो ना कि क्या हो रहा है एक्चुअली, ठीक है ना, तो ये चीज़ ध्यान में रखना। अब एक जोरदार क्वेश्चन है, टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग फॉर है, बहुत मस्त है एक्चुअली, बहुत मस्त है। थोड़ा सा ध्यान से एक ना ध्यान से सुनना पड़ेगा आपको, या सुन लो ना यार भाई। ऑन गोइंग थ्रू फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड रिकॉर्ड ऑफ टीएस लिमिटेड, ठीक है साहब, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ स्टैट्यूटरी ऑडिट, सीए तन्मय फाइंड दैट सब्सटेंशियल इन्वेंटरीज ऑफ द कंपनी कंसिस्टिंग ऑफ मास्ट लाइटिंग पोल्स रिमेन्स विद सुपर इंडस्ट्रीज, मतलब थर्ड पार्टी के पास पड़ी मेरी इन्वेंट्री। So, for certain finishing work, while planning audit procedure, he had planned about seeking confirmation from Super Industries regarding existence and condition of such mass lighting poles belonging to TS Limited, lying with them as on 31st March. आज सपोज मेरी इन्वेंट्री है, मेरी संजय गिलरा की इन्वेंट्री, बुक्स, माहेश्वरी एजुकेशन की बुक्स मेरे किसी स्टूडेंट के वहाँ पड़ी, मेरी कंपनी की ऑडिट होती है, तो वो मैं ऑडिटर को बोलूँगा कि भाई मेरी वहाँ पे 1 करोड़ की इन्वेंट्री पड़ी। ऑडिटर बोलेगा भाई तेरे पास खुद के पास इन्वेंट्री 10 लाख की है और तू वो बोल रहा है उनके पास 1 करोड़ की है, ऐसा कैसे पॉसिबल है, तूने इतनी इन्वेंट्री क्यों रख रखी है उसको पास। तो वो ऑडिटर बोलेगा कि भाई एक काम कर, मेरे को कंफर्मेशन ला के दे, या फिर व्हाट आर द प्रोसीजर विच नीड टू बी परफॉर्म्ड एज पर एस 501 व्हेन इन्वेंट्री इज लाइंग एट द थर्ड पार्टी लोकेशन। ध्यान से सुनना। However, the premises of Super Industries were raided by DGGI officials. चलो वो भी करप्टेड निकला, मेरा जो स्टूडेंट है वो करप्टेड आदमी निकला। In connection with the business of fake billing scam. चलो very good. The proprietor of the firm were arrested and came out on the bail in the month of March. चलो अरेस्ट भी हो गए, करप्टेड भी हो गया, करप्शन खत्म भी हो गया, बेल भी मिल गई उनको और वो वापस भी आ गए। The details of proprietor and his firm were flashed prominently in local newspaper of the city where company is located. CA Tanmay also belonged to the same place. Discover how he should proceed. मेरी आज इन्वेंट्री थर्ड पार्टी पे पड़ी है, तो आज ये केस हो गया। देखो ये सब तो आईसीआई ने घुमाने के लिए लिखा है, ठीक है ना, ये सब चीज़ें तो आईसीआई ने घुमाने के लिए लिखा है, लेकिन एक्चुअल में क्या होना चाहिए, व्हाट इज़ द प्रोसीजर यू नीड टू परफॉर्म एज पर SA 501, ये मेरे को थोड़ा आपको शो करना पड़ेगा, नहीं तो आपको मज़ा नहीं आएगा। चलिए 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 सर, SA 501 का टेस्ट और अंडरस्टैंडिंग 4 बच्चों मज़ा आ रहा है ना भाई। चलो SA 501 क्या बोलता है कि व्हेन इन्वेंट्री अंडर द कस्टडी एंड कंट्रोल ऑफ थर्ड पार्टी इज मटीरियल टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ऑडिटर को क्या करना है, ऑब्टेन करना है सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। अगर आज मेरे इन्वेंट्री का मटेरियल पोर्शन किसी और जगह पड़ा है, सो आई शुड डू certain procedure which enable me to obtain sufficient and appropriate audit evidence. So सबसे पहले मैं क्या कर सकता हूँ, आई विल परफॉर्म वन और बोथ ऑफ द फॉलोइंग। मैं क्या कर सकता हूँ आज, मैं क्या कर सकता हूँ आज, मैं एज एन ऑडिटर में क्या कर सकता हूँ, कंफर्मेशन रिक्वेस्ट कर सकता हूँ, चलो कंफर्मेशन ले लो, या फिर तुम क्या कर सकते हो, इंस्पेक्शन भी परफॉर्म कर सकते हो थर्ड पार्टी की लोकेशन पे जाके। अभी देखो एग्जाम्पल क्या हो रहा है अदर ऑडिट प्रोसेसर के, भाई आपको ऑडिटर को लगता है कि यार मैं कंफर्मेशन भेजूंगा लेकिन वो इतना इफेक्टिव ऑडिट प्रोसेसर नहीं है, क्यों, क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी वो करप्टेड आदमी, वो मैं जो बोलूँगा वो उसका उल्टा ही जवाब देगा या वो जवाब ही नहीं देगा, तो फिर मैं क्या करूँगा। सो व्हाट आई विल डू, या तो मैं खुद अटेंड करूँगा इन्वेंट्री की काउंटिंग, या फिर मैं अरेंज करूँगा अनदर ऑडिटर टू अटेंड द थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन। और मैं क्या कर सकता हूँ, ऑब्टेन कर सकता हूँ अनदर ऑडिटर रिपोर्ट। इंटरनल ऑडिटर है जो वहाँ का, उसने भी तो अपनी रिपोर्ट में लिखा होगा कि भाई ये इसकी इन्वेंट्री नहीं है, ये उसकी इन्वेंट्री है। फिर मैं इंस्पेक्ट कर सकता हूँ डॉक्यूमेंटेशन रिगार्डिंग इन्वेंट्री हेल्ड बाय थर्ड पार्टीज। आज मैं अगर थर्ड पार्टी को इन्वेंट्री दे रहा हूँ तो ई-वे बिल, मेरा इन्वॉइसिंग और मेरा जो भी अदर डॉक्यूमेंट्स है, लोरी रिसीट्स, गुड्स आउटवर्ड रजिस्टर, गुड आउटवर्ड नोट, वो सारे मैं क्या कर सकता हूँ, दिखा सकता हूँ। सो इन द गिवन केस द इंटीग्रिटी, भाई इंटीग्रिटी डाउटफुल है, देखो इंटीग्रिटी डाउटफुल है क्योंकि फेक बिलिंग स्कीम है, तो कीपिंग इन द व्यू बिसाइड्स ऑब्टेनिंग कंफर्मेशन, मतलब आपको कंफर्मेशन के अलावा आपको क्या करना है, अटेंडेंस भी जरूरी है। ये एक आईसीआई ने नया खेल रच दिया आपके साथ, कि आपके साथ प्रैक्टिकल वो हो रही है कि भाई आप जो ऑडिट प्रोसीजर लगा रहे हो, चलो आपने ऐसे में आपने क्या हुआ, पहले क्या होता था, क्वेश्चन पूछा, हाँ हाँ फट 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 खत्म दे दिया आपने आंसर, लेकिन अभी क्या हो रहा है, प्रैक्टिकल केस सिनेरियो, तो अब आपको ये भी बताना है और इसी के मार्क्स रहेगी। 5 नंबर में से 2.5 से 3 नंबर तो आपके इसी के रहेंगे, जिसको रटना ही नहीं है एक्चुअली, कि भाई ऐसे क्या बोलते हैं कि तुमने अभी तक तो ऐसे घोखे है खाली, अब इसको प्रैक्टिकली अप्लाई करना है। तो प्रैक्टिकली अप्लाई आप कब कर पाओगे, जब आप प्रॉपर कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग लेओगे, और वो किसकी वीडियो होगी, मेरी। सो स्टडी मटेरियल अगर आप वर्ड टू वर्ड पढ़ोगे सो आपका काम इजीली हो जाएगा।
तो देखो थर्ड पार्टी के लोकेशन पर पड़ी है, लेकिन आज मुझे पता है कि वो पार्टी डाउटफुल है, तो मेरे कंफर्मेशन से आज लॉजिकली सोचो कंफर्मेशन से काम चलेगा नहीं चलेगा, मुझे एक्चुअली जाके देखनी पड़ेगी क्या मेरी इन्वेंट्री वहाँ एग्जिस्ट करती है या नहीं करती। पता चले DGGI वाले ले गए, ठीक है। चलो 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 आगे बढ़ते हैं। आगे 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 बढ़ते हैं। सर बहुत टाइम ले रहे हो आप, आई नो दैट। चलो टेस्ट और अंडरस्टैंडिंग 5 हो गया हमारा। 505 छोटा सा है। 505 सर क्या बोलता है एक्सटर्नल कंफर्मेशन के बारे में। स्कोप स्कोप ऑब्जेक्टिव कुछ भी नहीं, सिंपल सी बात है। आपका कंफर्मेशन क्या रहेगा कि भाई आप सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस प्राप्त कर सको, इसमें यही स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव रहेगा। देखो एक्सटर्नल कंफर्मेशन की प्रोसीजर क्या रहेगा। आप इन्फॉर्मेशन टू बी रिक्वेस्टेड, सबसे पहले तो क्या इन्फॉर्मेशन आप कंफर्म करवाना चाह रहे हो, क्या इन्फॉर्मेशन आप रिक्वेस्ट कर रहे हो। दूसरा आपको सेलेक्ट करना है अप्रोप्रिएट कंफर्मिंग पार्टी। अब देखो मैं आपको सिंपली प्रैक्टिकली बताता हूँ। आज मेरा ट्रेड पेबल है, ठीक है ना। ट्रेड पेबल में 100 पार्टीज है, क्या मैं सारी पार्टीज को कंफर्मेशन भेजूंगा। अनटिल एंड अनलेस पार्टी जो मेरे एंटिटी जिसकी मैं ऑडिट कर रहा हूँ वो भयंकर रिस्की है, तब तक तो मैं नहीं करूँगा। तब तक मैं क्या करूँगा 70-80% तक की पार्टीज़ को मैं कंफर्मेशन भेज दूंगा अमाउंट वाइज। मैं टॉप पार्टीज फिल्टर लगाऊंगा और कंफर्मेशन भेजूंगा। कंफर्मेशन में मुझे क्या क्या लेना है, एक तो मुझे बैलेंस भी कंफर्मेशन में लेना है, एक मुझे साथ साथ में ये भी लेना है कि भाई तुम रिलेटेड पार्टी हो या नहीं हो वो भी बताओ तुम, और तुम मुझे MSME का भी स्टेटस ला के दो। और क्या तुमने और एनी अदर बैलेंस विच यू थिंक यू आर हैव पेएबल, या तुम्हारा कोई केस वगैरह चल रहा है एंटिटी के साथ, वो भी आप हमें बता दो, ठीक है ना। फिर आप डिज़ाइन भी कर सकते हो, कोई डिस्प्यूट वगैरह चल रहा है वो भी आप बता दो, क्योंकि मुझे ट्रेड पेबल में नोट में डिस्क्लोजर देना पड़ता है कि भाई कोई अमाउंट डिस्प्यूटेड तो नहीं है आपके हिसाब से, ठीक है ना। और सेंडिंग द रिक्वेस्ट इंक्लूडिंग फॉलो अप रिक्वेस्ट। तो ये चीज़ें हो गई। अब मैनेजमेंट रिफ्यूजल टू अलाउ द ऑडिट टू सेंड ए कंफर्मेशन रिक्वेस्ट। देखो काफ़ी बार क्या होता है कि मेरे किसी एंटिटी के साथ दुश्मनी चल रही है, किसी के साथ डिस्प्यूट चल रहा है, तो मैनेजमेंट बोलेगा भाई मेरे ऑडिट है तो इस पार्टी को रहने दे, उसके अलावा कर ले। तो ऑडिटर बोलेगा क्यों भाई इस पार्टी को क्यों रहने दूँ। तो मैनेजमेंट बोलेगा भाई साहब इस पार्टी के साथ मेरा ऑलरेडी डिस्प्यूट चल रहा है, मुझे कोई भी लीगल अफेयर्स में नहीं पढ़ना, तो इन द इंटरेस्ट ऑफ बिजनेस एंड इन द इंटरेस्ट ऑफ योर फीस एंड क्लाइंट रिक्वेस्ट यू टू प्लीज डोंट सेंड कंफर्मेशन टू दिस क्लाइंट। तो ऑडिटर बोलेगा ठीक है सर, आप मेरे को जस्टिफिकेशन मेल पे लिख के दे दो और मेरा काम खत्म, ठीक है। और रिजल्ट ऑफ एक्सटर्नल कंफर्मेशन प्रोसीजर, सर रिजल्ट क्या रहेगा वो अपन लोग देखते हैं। देखो रिजल्ट में देखो इंक्वायरी, सबसे पहले तो मैनेजमेंट रिफ्यूजल, तो इंक्वायरी एज टू मैनेजमेंट, सबसे पहले तो मैनेजमेंट से इंक्वायरी करो कि भाई रिफ्यूज क्यों किया तुमने, और सिक ऑडिट एविडेंस एज टू देयर वैलिडिटी एंड रीजनेबलनेस। आप मेल पे कंफर्मेशन ले लोगे, इवलेट करोगे आप इम्प्लीकेशन। अब देखो बैलेंस कंफर्मेशन का रास्ता आप चला गया, तो अभी आप क्या कर सकते हो ओपन इनवॉइस आइटम टेस्टिंग। अभी आपको पता चलता है कि मेरे लास्ट इनवॉइस का ही बाकी है पेमेंट, तो आप क्या कर सकते हो इनवॉइस की टेस्टिंग कर सकते हो और बैंक पेमेंट ट्रेसिंग चेक करके खत्म कर सकते हो। आप परफॉर्म करोगे ऑल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर ऑल्टरनेटिव क्या, देखो वैसे भी 31 मार्च की ऑडिट अपन कब तक खत्म करते हैं, जनरली लिस्टेड एंटिटी के केस में 31 मई या 30 जून तक खत्म कर देते हैं अपन लोग। फिर जो बाकी एंटिटीज है प्राइवेट एंटिटीज है उसमें 30 सितंबर चला जाता है। तो जो 31 मार्च को पार्टी खड़ी है उसके सब्सिक्वेंट पेमेंट चेक कर लो, सब्सिक्वेंट इन्वॉइसिंग चेक कर लो, तो आपको ऑटोमेटिक पता चल जाएगा। देखो अगर मेरी पार्टी डिस्प्यूटेड है तो उससे मेरा ट्रांजेक्शन नहीं होना चाहिए, तो आप सब्सिक्वेंट ईवीआर में ये भी देख सकते हो कि क्या मेरा किसी के साथ अगर मेरा किसी के साथ लफड़ा चल रहा है, लफड़ा एटले मेरा डिस्प्यूट चल रहा है, तो मेरा उसके साथ ट्रांजेक्शन नहीं होगा, तो आपको भी नहीं दिखेगा। तो वो एक आपको एडिशनल कंफर्ट दे देगा कि हाँ भाई मैनेजमेंट झूठ मूठ नहीं बोल रहा है, वो सच्ची बोल रहा है, ठीक है। रिजल्ट क्या रहेगा एक्सटर्नल कंफर्मेशन प्रोसीजर का, रिलायबिलिटी ऑफ रेस्पॉन्सेज टू इफ ऑडिटर हैज डाउट ओवर रिलायबिलिटी ऑफ रेस्पॉन्सेज। मतलब उसको यूं ही लगता है कि भाई ऑडिटर को ये लगता है कि ये एंटिटी भी झूठी और इसके कस्टमर सप्लायर सब झूठे, सब पागल है, ठीक है ना, सब बुद्धू बना रहे हैं हमको। तो ऑडिटर को क्या करना है ऑब्टेन करना है ऑडिट एविडेंस। इफ ऑडिटर डिटरमाइंस रेस्पॉन्स इज नॉट रिलायबल ऑडिटर टू इवलेट द इम्प्लीकेशन ऑन द असेसमेंट ऑफ द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। अब देखो आज मुझे पता है कि मेरी पार्टी सारी रिलायबल नहीं है, कोई भी टीपीडीडी नहीं होता है, सो व्हाट आई नीड टू डू, मुझे एडिशनल प्रोसीजर भी परफॉर्म करना पड़ेगा। बैलेंस कन्फर्मेशन इज ओनली विल नॉट बी द थिंग, ये चीज़ ध्यान में रखना, ठीक है सर। एक इसमें ये है एक
कि भाई आपको नेगेटिव कन्फर्मेशन यूज़ कब करना है। नेगेटिव कन्फर्मेशन का मतलब क्या हो गया कि ऑडिटर यूज नेगेटिव कन्फर्मेशन एज सोल सब्सटेंटिव प्रोसीजर। आप एज ए सोल सब्सटेंटिव प्रोसीजर मतलब खाली ट्रेड पेबल में कन्फर्मेशन भेज के आपने ट्रेड पेबल की ऑडिट खत्म कर दी, तो आप ये कौन से केसेस में कर सकते हो कि एक तो आपका रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट मतलब रिस्क कम है और आपके जो सप्लायर्स है वो होमोजेनियस है, जो आपकी पॉपुलेशन है वो होमोजेनियस है, लार्ज नंबर है लेकिन नंबर लार्ज है वैल्यू वाइज लेकिन पार्टीज कम है, और एक्सेप्शन रेट भी कम है क्योंकि आपके जैसे सर्विस कॉन्ट्रैक्ट है, काफ़ी सारी एंटिटीज ऐसी होती है जिनके फिक्स रेट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स है। तो आपको पता ही है कि भाई ये मार्च के महीने के बिल ही खड़े होंगे, ठीक है ना। और ऑडिटर इज नॉट अवेयर ऑफ द सर्कमस्टेंसेज, जहाँ पे नेगेटिव कन्फर्मेशन वो यूज़ नहीं कर सकता। अब ये जोरदार है। टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग 5 का अपन पढ़ेंगे आंसर पहले। जस्ट गिव मी ए मिनट। मज़ा आ रहा है ना दोस्तों? प्लीज़ 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 लाइक कर देना यार, जो भी पढ़ो यार, जितने व्यूज़ है उतने लाइक होने चाहिए, तो मेरे को भी मज़ा आएगा, सही बता रहा हूँ मैं। लाइक करोगे, शेयर भी करो यार, सबको फ्री ऑफ कॉस्ट आपको लेक्चर मिल रहे हैं। सच्ची में देखो, काफ़ी बार क्या होता है कि अपने को ज़रूरत नहीं होती है, अपने पास बहुत पैसा होता है, लेकिन एक्चुअल में किसी रियल में किसी को ज़रूरत होती है कि चलो यार मेरे को यहाँ पे लेक्चर मिल गया तो मेरा काम खत्म हो गया। सो यार उसके लिए बड़ी हेल्प हो सकती है अगर आप शेयर और सब्सक्राइब करोगे, ठीक है सर। देखो, टेस्ट और अंडरस्टैंडिंग 5 क्या होता है? एज ऑडिटर ऑफ ग्रूम लिमिटेड you have sent positive confirmation request to 30 creditors of the company. All the creditor in informal sector are small concern. You choose to send positive confirmation request to all of the above parties at their business addresses stated on the respective bills after discussing the matter with CFO of a company. The CFO is cooperative and does not raise any hassle in the matter. Responses to confirmation requests are received within a week time. Your article clerk informed that out of 30 creditor, GST registration of 25 concern have been cancelled during the financial year 2022. By collating information from GST portal, he further informed you that there are no fresh registration pertaining to pen of this party. How should you deal with the situation? बोलो सर अभी जोरदार। मतलब आर्टिकल क्लर्क इतना होशियार है, उसने बोला यार ये बैलेंस कन्फर्मेशन अपन जिन पार्टीज़ को भेज रहे, पता चला कि यार ये पार्टीज़ तो फ्रॉडुलेंट है, फिर आप क्या करोगे? देखो, पॉजिटिव कन्फर्मेशन में मतलब क्या हो गया कि मेरा अगर पार्टी रिप्लाई कब करेगी? जब अग्री नहीं हो रहा हो बैलेंस। अगर अग्रीड हो रहा है तो वी विल अज्यूम कि भाई आपका बैलेंस कन्फर्मेशन परफेक्ट है। ऐसे 505 स्टेट करता है, देखो आंसर क्या है, जोरदार है। ऐसे 505 स्टेट करता है कि अगर ऑडिटर ने डिटरमाइन किया कि रेस्पॉन्स टू कन्फर्मेशन रिक्वेस्ट इज नॉट रिलायबल, ठीक है सर, तो ऑडिटर शेल इवेल्युएट द इम्प्लीकेशन। देखो, उसको लगता है कि भाई जो रेस्पॉन्स मिलने वाला है वो रिलायबल नहीं है, तो वो क्या करेगा? इवेल्युएट करेगा क्या? इम्प्लीकेशन ऑन द रिलेवेंट रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, इंक्लूडिंग द रिस्क ऑफ फ्रॉड एंड ऑन द रिलेटेड नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ अदर ऑडिट प्रोसेस। अब इस केस में क्या हो रहा है कि जीएसटी कंसर्न कैंसिल हो गए हैं और कोई भी इस पेन पे दूसरा जीएसटी अलॉट भी नहीं हुआ है, तो और ऑडिटर ने ऑलरेडी भेजे एक्सटर्नल कन्फर्मेशन रिक्वेस्ट जिनका रेस्पॉन्स भी मिल गया। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि जो रेस्पॉन्स भेजा ना वो गलत है भाई, खोटा है रेस्पॉन्स। सो ऐसे 500 इंडिकेट करता है कि अगर कोई भी मेरा ऑडिट एविडेंस है उसकी अगर रिलायबिलिटी है। देखो, रिलायबिलिटी के इश्यूज़ कब आएंगे कि भाई एक तो मेरा रिलायबिलिटी के क्या क्या इश्यूज़ आएंगे, आगे मुझे ये चेक करना है कि भाई व्हाट आर द फैक्टर विच अफेक्ट द रिलायबिलिटी ऑफ ऑडिट एविडेंस, व्हाट आर द फैक्टर। सो सबसे पहला मेरा फैक्टर है कि भाई अगर ऑडिटर को इनडायरेक्टली मिला, सबसे पहले क्या किया, क्लाइंट ने भेजा मैनेजमेंट को कि ले भाई मेरा कन्फर्मेशन, मैनेजमेंट ने बोला मेरे भाई ये मत भेज, तो दूसरा बना के भेज, फिर उसने ऑडिटर को भेजा, तो इनडायरेक्टली रिसीव हुआ। अपीयर नॉट टू कम फ्रॉम द ओरिजिनल इंटेंडेड कन्फर्मिंग पार्टी, मतलब जो ओरिजिनल पार्टी थी ना उसके पास से मेरे को कन्फर्मेशन नहीं आया है। कीपिंग इन व्यू द सर्कमस्टांसेस, देयर इज अ रिस्क कि भाई जो रेस्पॉन्स है वो ओरिजिनल कन्फर्मिंग पार्टी से नहीं आया है। अनरिलायबल रेस्पॉन्सेज में इंडिकेट अ फ्रॉड रिस्क दैट रिक्वायर इवेल्यूशन, आपकी मटेरियलिटी वगैरह सारी हिल जाएगी। अब देखो, मैं प्रैक्टिकल चैलेंजेस बताता हूँ। बैलेंस कन्फर्मेशन हम भेजते हैं तो काफ़ी बार क्या होता है कि हमारी तरफ से गुड्स इन ट्रांजिट दिखाते तो हम लोग उसको बुक नहीं करते और सामने वाली पार्टी ने बुक कर लिया होता है, तो एक तो वो रिकन्सिलेशन इश्यूज आते हैं। दूसरा, अब हमने भेजा कि भाई आप किसी मैनेजमेंट में किसी को भी सीसी नहीं रखोगे लेकिन हमको डायरेक्टली भेजोगे, लेकिन अगर मैनेजमेंट, उसने मैनेजमेंट के बंदे को क्या रखा बीसीसी के अंदर, व्हाट शुड यू डू? कुछ भी नहीं कर सकते आप। अब मैनेजमेंट के बंदे को बीसीसी में रखा तो हुआ क्या, मैनेजमेंट को पता चल गया कि भाई हाँ यहाँ मेरे डिफरेंसेस है, उसको लग गया कि भाई मुझे ऑडिटर को ये करना पड़ेगा, तो उसने क्या किया, पार्टी के साथ सेटिंग कर ली, बोला कि आप वापस रीमेल करो, ईमेल वापस से भेजो और उसमें लिखो कि भाई इग्नोर द प्रीवियस मेल, काइंडली फाइंड अटैच
हियर विथ अटैच रिस्टेटेड बैलेंस कन्फर्मेशन या रिवर्स्ड बैलेंस कन्फर्मेशन। सो यहाँ पे क्या होगा कि कुछ ना कुछ तो घोटाला है बाबू, कुछ ना कुछ तो घोटाला है। सो ये चीज़ एक ध्यान में रखना। दीज आर द प्रैक्टिकल चैलेंजेस जो एक्सटर्नल कन्फर्मेशन में आते हैं। हम लोग क्या करते हैं एज ए ऑडिटर, देखो जैसे आज मुझे भेजना है, जैसे maheshwarieducation.com, ठीक है ना। अब मेरे क्या करेगा, अभी मुझे मेरे को कोई भेजेगा बैलेंस कन्फर्मेशन, तो हम लोग एज ए ऑडिटर क्या करते हैं कि उसका डोमेन भी चेक करते हैं कि भाई जैसे माहेश्वरी एजुकेशन के साइट पे गए तो हम लोगों ने लिख रखा होगा कॉन्टैक्ट अस में, हमारी ईमेल आईडी डाल रखी होगी, तो वो ईमेल आईडी का हम लोग डोमेन चेक कर लेते हैं कि जिस पार्टी को भेज रहे हैं वो एग्जैक्टली सेम है या नहीं। तो सारी प्रोसेसर परफॉर्म करते हैं, लेकिन देर आर द इनहेरेंट लिमिटेशन एंड देर आर द प्रैक्टिकल चैलेंजेस, वो तो रहेंगे, ठीक है ना। वो चीज़ें तो रहेगी, वो चीज़ों के हम लोग छोड़ नहीं सकते। अब अगले चैप्टर में हम लोग अगली वीडियो में बेसिकली हम लोग पढ़ेंगे ऐसे 510 से, बहुत ही मज़ा आएगा आपको। मैं वीडियो यहाँ पे स्टॉप करना चाहूँगा, अराउंड 50 मिनट्स की अपनी वीडियो ऑलरेडी हो चुकी है। सो मैं 510 अगले सेशन में लूँगा, मज़ा आएगा आपको। आप जब भी जो भी ये ऐसे पढ़ रहे हो उसका मेरा रेस्पेक्टिव इंडिविजुअल वीडियो जाके पढ़ लोगे तो आपका काम इजीली हो जाएगा, आसान हो जाएगा। अगर वीडियो पसंद आता है, आपको लगता है कि भाई बंदा जोरदार है, मज़ा आ गया पढ़ाने में तो मेरे को मज़ा आ गया, पढ़ने में आपको मज़ा आ गया, और आपको लगता है कि मैं जोरदार हूँ, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी कर देना, बढ़िया सा एकदम। लाइक शेयर सब्सक्राइब करोगे तो आपको और ज़्यादा याद रहेगा, ये मेरी गारंटी है। सो थैंक यू सो मच, होप यू हैव लव्ड माई वीडियो। Thank you so much and we'll meet again in next video for SA 510. Thank you so much.